चलिए guys, we are recording the session. We'll start now. Whoever misses it, they can just see this part. जैसा मैंने पहले बताया, we are not concentrating right now on much of theory. बट आपको कोई क्वेश्चन में बीच में कुछ इशू आता है तो आप मुझे प्लीज पूछ लीजिएगा, बीट थ्योरी है या जो भी है, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के ऊपर अपन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे ज्यादा, ना वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के ऊपर। अपन लोग पहले जा रहे हैं वी इज इक्वल टू आई आर। इसमें भी फुद्दू वाला नहीं बता रहा हूँ कि दो चीजें दी हुई है तीसरा पूछा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन ऐसा कि मान लो आपको एक डिवाइस दिया गया है, उसे बोला गया है अगर आप 220 वोल्ट से उसे ऑपरेट करते हो तो मे बी कुछ 5 एम्पियर करंट जाएगा उसमें। 220 वोल्ट से अगर आप ऑपरेट करते हो तो 5 एम्पियर करंट जाएगा। अब वो पूछ रहा है अगर इसी डिवाइस को मैंने कोई और यानी मे बी 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया तो करंट कितना ये यूज करने वाला है। फाइन। तब देखिए बेटा, जो आपका डिवाइस है उसमें कौन सी चीज सेम रहने वाली है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा। आपने उसके अंदर कंपोनेंट्स वगैरह चेंज नहीं किया, उसका जो कनेक्शन था चेंज नहीं किया आपने, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये वाले डेटा से क्या मैं उसका आर निकाल पाऊंगा? V इज इक्वल टू आई आर लगाऊंगा तो आई थिंक मेरा आर कुछ 44 ओम्स आ रहा है। अभी अगर जल्दी जल्दी मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर लूं तो इग्नोर करना, ठीक है ना। आर के लिए 44 आ रही है। यही डिवाइस को मैं अगर 110 वोल्ट पर लगा रहा हूं तो आर मेरा अभी भी सेम रहने वाला है। माई आर इज गोइंग टू बी 44 ओम्स। फेयर एनफ टिल हियर। अब मुझे पता है V, मुझे पता है R, तो क्या मैं इसके I की वैल्यू निकाल पाऊंगा? तो आई थिंक 2.5 एम्पियर्स आ जाएगा। आई वाज करेक्टिंग आई थिंक झामनानी पेपर, एक दो जगह उसने ऐसा यूनिट लिखी थी। बेटा यू विल लूज हाफ मार्क बेवजह का, ये तो फ्री फंड के जो मार्क्स होते हैं वो तो लपेट लेना। ये हो गया। Now this according to me is the simplest method to solve it, but I'll tell you a better method to solve, shorter method to solve। बट ये सिर्फ वो लोग ध्यान देंगे जिनको प्रोपोर्शनैलिटी में बहुत कॉन्फिडेंस है। जिनको नहीं है प्लीज आप लोग आंखें बंद करके इग्नोर कर सकते हैं। देखिए जब मैंने आपको ये बताया कि V मेरा 210 है, I मेरा 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे V 110 है, तो बेटा आपका कौन सा चीज कांस्टेंट रहने वाला दोनों सिचुएशंस में? चेंज नहीं हो रहा था, R चेंज नहीं हो रहा था। आपको V, I और R के बीच में रिलेशन क्या पता है बेटा? V इज इक्वल टू आई आर। अगर R कांस्टेंट रहने वाला है, देखो अपन A प्रोपोर्शनल टू B जब बोल देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लाते, कांस्टेंट लेके आते थे अपन लोग। इसका उल्टा जा रहा हूं, अगर V इज इक्वल टू आई आर है, यहां से मैं कांस्टेंट को हटा रहा हूं तो इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा? प्रोपोर्शनल बन जाएगा, ठीक है। तो वही यूज किया, अगर V प्रोपोर्शनल टू I है मेरा, ठीक है, अगर मेरा V आधा हो गया है तो I भी क्या हो जाएगा मेरा? आधा हो जाएगा। तो ये चलेगा क्या? एक्चुअल में ऐसे सॉल्व करने के लिए एक्सपेक्टेड आप लोगों से, तो सर वो वाला चलेगा क्या? एक्चुअली वही एक्सपेक्टेड आपसे सॉल्व। जिसको जो आता वो ये चीज दिमाग में रख के आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। और तुम्हारे चेकर को दोनों आते हैं, ठीक है। रहते चेकर कुछ कुछ जिनको नहीं आता होगा, बट उनके मॉडल आंसर में दोनों आ जाएगी। चीज का कोई बड़ी चीज नहीं थी, फेयर एनफ याद रखे। बस जस्ट आप लोग जब ये चीज लिखोगे V प्रोपोर्शनल टू I, आप लोग ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ओम्स लॉ। V इक्वल टू I के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वहां पे भी ओम्स लॉ लिखोगे आप, ठीक है ना। यस। कोई टेम्परेचर तो नहीं, आपको टेम्परेचर चेंजेस के ऊपर नहीं आएगा। किसी को ये V इक्वल टू IR वाले पार्ट में कुछ भी इशू था प्लीज। V is proportional to I, ब्रैकेट में ओम्स लॉ, V is equal to 220, I is equal to ये, फिर न्यू कनेक्शन V is equal to 110। Since V is getting half implies I will also get half। अगर तेरे को ब्रैकेट में वापस लिखना है since V is proportional to I, वापस से इच्छा होगी तो बस I is equal to 2.5 एम्पियर, ठीक है। पेन पे याद रखे गाइस। नेक्स्ट वन गाइस, आई एम मूविंग ऑन टू R is equal to rho L by A। मैं डेरिवेशन के ऊपर इतना नहीं अभी स्ट्रेस दे रहा हूँ, बट जस्ट कुछ चीजें आप लोगों को जो बता रहा हूँ। एक चीज आपको रटी भी होनी, एक नहीं कुछ चीजें रटी हुई चाहिए। R is directly proportional to length, R is inversely proportional to area, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फाइन। अगर मेरा R लेंथ ट्रिपल हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर मेरा एरिया 5 टाइम्स हो गया तो 1/5 हो जाता है। अब मैंने लेंथ को भी कुछ कर दिया है, इसको भी कुछ कर दिया है, कैसे ना, एरिया को भी, तो दोनों का मैथमेटिकली कंबाइन हो जाएगा। मतलब मेरा बोलने का क्या है, अगर कितने बोला कि मेरा लेंथ वाज ट्रिपल्ड एंड एरिया वाज डबल्ड, बताओ क्या होगा? सिंस R प्रोपोर्शनल टू L इंप्लाइज चलते मेरा रेजिस्टेंस अभी 3 टाइम्स चल रहा है। फिर नीचे सिंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो मेरा एरिया अगर डबल हुआ है, मैं डबल हुआ था शायद, डबल हुआ है तो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/2 टाइम्स।
1/2 टाइम्स हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा कितना हो जाएगा इन दोनों का इफेक्ट 3/2 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो मेजरली वो कैसा क्वेश्चन देगा ना आपको कि देयर वाज अ कॉपर वायर of resistance कुछ तो भी 10 ohms. If its length is tripled and area is half, then find the new resistance. तो आप लोग कितने टाइम्स हुआ पहले निकाल देना 3/2 टाइम्स ओरिजिनली 10 था तो 10 into 3/2 that becomes what I think 15 ohms. तो नए वाले का 15 ohms हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो चार्ट आपको बना के दिया बट वो क्या होता है प्रोसेस बेवजह का लेंदी है। मैं नेक्स्ट ईयर से वो ओमिट करने वाला हूँ, वो पार्ट ही हटा दूंगा। एक्चुअली क्या होता है ग्रेविटेशन वैसा पढ़ाया हुआ रहता है मैंने, फिर उसलिए मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। बट इस साल मैं 9th वालों ग्रेविटेशन वैसा नहीं पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट ईयर उनको 10th में वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। और 10th वालों को भी मेजरली हम लोग कोशिश करके ये वाले सिखाने वाले। अब देखिए गाइस ये वाले तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, बच्चे लोग बेवजह, मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूं, बेवजह रेडियस और डायमीटर में कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप रट लो, ठीक है। सर रेडियस और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, और जो रेडियस के साथ में है वो ही उसका डायमीटर के साथ में भी है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो अगर मान लो मैंने रेडियस को ट्रिपल किया है तो रेजिस्टेंस पहले रेसिप्रोकल कर लो और स्क्वायर कर लो ना, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। मैंने रेडियस को हाफ कर दिया तो रेसिप्रोकल को 2 और उसका स्क्वायर तो 4 टाइम्स हो जाएगा। वही डायमीटर को 5 टाइम्स कर लिया है तो रेसिप्रोकल कर लो 1/5 और स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 1/25। मे बी हु नोस दे आर रेडियस को डायमीटर को 2/3 कर दिया, रेसिप्रोकल 3/2 और स्क्वायर तो 9/4 टाइम। और मैंने आपको रेडियस या डायमीटर और लेंथ का कॉम्बिनेशन भी दे दिया, यू गाइस विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। नाउ गाइस ये क्वेश्चंस आप लोगों को सिंपल हो जाते हैं। जहां पे रुलाता है पार्ट वो कौन सा आता है आपको बता देता हूं इसके अंदर, जो 99% नहीं पूछेगा या नहीं पूछना चाहिए था, मैंने बोलना चाहिए। देखिए क्या बोलता है वो, मे बी एक मेरा वायर है जिसका रेडियस है, अरे रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है। उसका लेंथ है कुछ 1 मीटर, उसका डायमीटर है 3 मिलीमीटर। अब इसकी रेजिस्टिविटी बता। अब बेवजह का रोना गाना शुरू होता है यहाँ पे। तो डायमीटर दिया हुआ है तो पहले रेडियस निकाल, वो 3/2 मिलीमीटर है, मैं उसको 1.5 मिलीमीटर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मिलीमीटर, मिलीमीटर डेसिमल में फ्रैक्शन में कर रहा हूं मैं 15/10, मिलीमीटर से मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। वो है 15/10 डिवाइड बाय 1000 मीटर। रेडियस से अब मैं क्या निकाल रहा हूं एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तब पाई के लिए 3.15 22/7 आई वुड सजेस्ट 3.14। टिल द टाइम आपको विजिबली 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब ये देखो ये क्या हो रहा है 3.15, okay? ये 3.14 इंटू 2 3 4 आर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो अपने को याद है आग से खेलना नहीं है, बेवजह काटना नहीं है, 0 0 से कटेगा तो काटना है। 15 15 225 इंटू 314 20 + 2 8 10 8 9 5 2 2 15 + 1 6 7 6 0 5 11 16 + 1 7 10 + 1, ठीक है ना। आई एम होपिंग कैलकुलेशन में कुछ गलती नहीं की है मैंने, कुछ ऊपर सी। हाँ ये 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सर उसको 10 के बाद -9 लिखूं क्या, बाद में आखिरी में करेंगे, ठीक है कुछ। अब देखिए अब मेरा ए आ गया है, वो भी अपने ऐसा यूनिट में है या मीटर स्क्वायर में। आर मेरे को ओम्स, उसका तो मुझे कोई और यूनिट पता नहीं है। लेंथ मेरा मीटर, सब कुछ मीटर में था। मैं लिखा आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मुझे रो की वैल्यू पूछी गई है, मैं कर लिया आर ए बाय एल इज इक्वल टू रो। अब आर की वैल्यू शायद 10 थी, एरिया मेरा कितना था 7065/10⁹, ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ 1 ही था। अब देखो सर ये दोनों मिला के 7065 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। यहां तक के लाके छोड़ दिया अगर आपने उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया, मैं आधा मार्क काटू, मुझे नहीं पता एग्जामिनर और नहीं काटेगा क्या। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के 3 पीछे, मतलब आप लोगों को कुछ 1 डिजिट नंबर पॉइंट समथिंग करके कन्वर्ट करना पड़ता है। ये 8th में था आप लोगों को, ये 7.065 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो जिनको यहां से यहाँ पे क्यों लाए कैसे लाए नहीं समझ में आ रहा है, आधे मार्क के लिए अभी मेहनत मत करो,
छोड़ दो, ठीक है। रादर यहीं पे छोड़ देना, आग से मत खेलना, यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस है अच्छा, ठीक है ना। ओम मीटर लिखना मत, तय ना यहाँ तक है। तुम लोगों को अगर बहुत ही डर लग रहा है तो ठीक है, मैं होता तुम्हारी जगह तो 1 2 3 4 7 0 6 5 ओम मीटर लिख के आता, तो यहाँ से ये कर लेता मैं, ठीक है ना। ये तो पक्का मिल जाएगा मार्क्स, भाई कोई इशू नहीं आता है किसी को, फेयर एनफ। बस भगवान से प्रार्थना करो कि क्वेश्चन ना आए। देखो मैंने ना बहुत स्मार्टली या फालतू बने हुए, मैंने आर को 10 ले रहे हो तक क्यूट नंबर, लेंथ को 1 लिया है, ये आर ले लो 8 और लेंथ ले लो कुछ भी 13, वो उनका भी कैलकुलेशन आ जाएगा बेटा। ये एरिया कैलकुलेशन निकालने में आंसू बह जाते कई बच्चों के, क्वेश्चन पूछने चांसेस कम है बट आ गया। डेटा प्रॉपर लिखना, फॉर्मूला प्रॉपर लिखना, एरिया निकालना, डाल देना, बेसिक मल्टीप्लिकेशन में जहां पर कर सकते हो करना, उतना पेज छोड़ के आगे बढ़ जाना। आखिरी में इच्छा हुई अगर तो करना, नहीं हुई तो काट देना वो पेज, पेज खाली मत छोड़ना। हाँ बोल। बेटा मेरे को यहाँ पे रो की वाली पूछी थी, तो ये नहीं पूछा था कि अगर ये किया तो क्या होगा। ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे वो उसमें था कि मैंने रेडियस को ट्रिपल कर दिया है, लेंथ को कहते हैं 5 टाइम्स कर दिया है, तो नया रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा। यहाँ पे वो था ही नहीं, तेरे को वैल्यूज दी गई थी, तेरे को पूछा क्या था, रेजिस्टेंस बताओ या रेजिस्टिविटी बताओ। झामना नहीं वो क्वेश्चन डिक्टेट करेगी मुझे, कहीं से क्वेश्चन पीस सुनेंगे। नाइस क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर कहाँ से उठा के लाइए वो, कोई पेपर वेपर का है कि क्या है, अच्छा क्वेश्चन था वो तो। थोड़ा जल्दी बेटा, लोग नींद में आते, खुल गई नींद, खुल गई खुल गई, अभी अभी आराम से कर ले बेटा, खुल गई हमारे झाम की नींद। नहीं नहीं नहीं, मैंने 2 मार्क नहीं बोला, मुझे नहीं पता जनरली में, मैं देखे नहीं पेपर्स में जाते वाले क्वेश्चन, सिवाय बीवीएम के स्कूल के पेपर से पूछ लेते वो लोग, 3 मार्कर तो होना चाहिए यार। करना बेटा तू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग गाइस, अगेन अ रिमाइंडर, जो बच्चे लोग आगे साइंस लेना चाहते हैं, जेई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेगुलर साइंस लेना चाहते हैं, प्लीज फिजिक्स की ट्यूशन ढूंढना शुरू कर लो अच्छी, ठीक है। तो मैथ लगाओ नहीं लगाओ, केमिस्ट्री लगाओ नहीं लगाओ, तुमको फिजिक्स की जनरली जरूरत पड़ने वाली है। जो जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी ट्यूशन अच्छी, मार्केट में 25 से 30 ट्यूशन है, आप लोगों को जो ठीक लगे आपके सीनियर से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मान लो इंडिविजुअल अच्छी मिल रही है कि सर यहाँ पे मैथ्स, यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री जेई के लिए, तो मत करना, ये मेरा सजेशन है। गो टू एन अकेडमी जो तीनों के लिए होलसमली प्रिपेयर करवाती है। एंड अगर आप मान लो कॉमर्स करना चाहते हो तो उसमें प्लीज समझ लीजिएगा कि क्या आपने मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कई कॉलेज है जो आप लोगों को मैथ्स कंपलसरी रहता है उसके अंदर, कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहती है जिसमें आपको 11th-12th का मैथ्स काम में आता है, तो अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। जितना मुझे लगता है, इफ यू आर टेकिंग कॉमर्स यू डोंट नीड कोर मैथमेटिक्स, बट अगेन आई एम नॉट वेरी मेच्योर अबाउट इट येट, बट जितना मैंने देखा है तो मे बी यू कैन गो फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर यू कैन ड्रॉप मैथमेटिक्स, अप टू यू। अकाउंट्स के लिए आप ट्यूशन लगा सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अगेन इट वेरीज, बच्चे को जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, मैथमेटिक्स के लिए आप लगा सकते हैं। अपन लोग कमिंग ईयर 15 जून से मोस्टली वी आर स्टार्टिंग विद अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड अकाउंट्स, यहीं पे होने वाले। इफ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर इट, नहीं तो आप लोग कहीं और या खुद से करना चाहे कर सकते हो। हाँ, मैं अकाउंट्स में नहीं पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स मेरा भाई पढ़ाता है, मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। यू कैन कंसिडर इट, अप टू यू। यस वील बी हैविंग डेमो सेशन जैसा हमेशा होता है। चलिए मिला बेटा क्वेश्चन, इतनी देर में मेरी एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है, थैंक यू। 2 सेंटीमीटर एंड, अब मैं यहाँ पे कैपिटल आर इसलिए यूज नहीं कर पा रहा हूँ बेटा क्योंकि वो तो मेरा इसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है इसके लिए, ठीक है ना। ये दो मेरे को डेटा दिया गया है, एक वायर है उसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर, दूसरे का है 10, पहले वाले का रेडियस 2 है, दूसरे वाले का है 1। मुझे इन दोनों के आर का रेशियो चाहिए, ठीक है। सर इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी क्योंकि उसमें कॉपर वायर हुआ था, तो वो सेम रह जाएगी, ठीक है ना। तब देखिए गाइस, पहले तो क्योंकि बच्चों को अब मैं ये समझाऊंगा कि आप नहीं कन्वर्ट करो तो भी चल जाएगा रेशियो में, तो वैसा नहीं करते अपन लोग, हर एक चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तब पहले तो ये 0.3 मीटर हो गया है, ये 0.1 मीटर हो चुका है, तो ये आर दिया हुआ है
तो ये 0.02 मीटर हो गया, ये 0.01 मीटर हो गया। तो इससे एरिया निकाल रहा हूं मैं, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ से एरिया निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, पाई 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, तब यहां से मैंने आर निकाला बच्चा लोग। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यहां से आर निकाला तो हो जाएगा रो एल बाय ए। ठीक है, रेशियो निकालना है, डिवाइड करना पड़ेगा R1 बाय R2। वो किया बेटा मैंने, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई होगा वगैरह करके और रेसिप्रोकेट होगा, वो चीजें मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। वन था, 0.1 था, हाँ 1 था। ठीक है, तो देखिए ये रो रो से कट गया, पाई पाई से कट गया। अब ये 0.3 के लिए ऊपर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ सकते हो आप एक बार के लिए। इसके लिए डबल 0 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, वो इससे हो जाएगा। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। बेसिकली ऊपर 10 की पावर 5, नीचे 10 की पावर 5 से होल समरी मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो मेरा आंसर इतना बच रहा है 3 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत लिखा है क्या मैंने इतना, नहीं ना, चलो ठीक है, ये हो गया है। तो आंसर मेरा 3/4 आ गया है, रेशियो 3:4 हो जाएगा। आई थिंक झामना नहीं, अपने जब पहली बार सॉल्व किया था ना, मेरे को 3:8 याद आ रहा है कुछ, मेरे को ऐसा क्यों लगा अपने डेटा तो कुछ गलत लिया था शायद से। तूने जब मुझे तब डेटा बताया था वाला सॉल्विंग में, मैंने को डेटा अलग लिया था, वो एक और 2 गलती से कर देते हैं, क्योंकि मेरे को 3:8 आ गया था। 3:4 द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है ना, आप लोगों का अगर डिफर करता है तो अपन लोग वी कैन डिस्कस ओवर इट। ये कोई इशू है यहाँ तक है? दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। यस, देखते को ये समझा क्या, ये यहाँ तक क्या लाया मैं। हाँ, आगे का तू कर सकता है खुद से जेन्युइनली, बस ऊपर के मैं डेसिमल हटाने के 1 के आगे 5 जीरो से मल्टीप्लाई करो, नीचे 5 जीरो से 1 के आगे 5 जीरो से, तब डेसिमल्स ऊपर के भी नीचे के भी हट गए, वो मैं डायरेक्ट लिख दिया इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यस मैं वही बोल रहा हूँ, देखो तुम ले सकते थे, पर मैं वो समझाने जाऊँ क्यों हो रहा है वगैरह, वो उतना मेरे में पेशेंस नहीं है, और मैं उतना भी तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पहले ना यहाँ तक है। अब अपन सीरीज पैरेलल वाले पे आ रहे हैं। I'm not gonna stress much on combination से फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, मैं डायरेक्टली स्ट्रेस कर रहा हूँ किसके ऊपर, कि सर कितना करंट है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। फाइन, ये आप लोगों ने अगेन 100 बार देख चुका होगा, और अपन यहीं पे अभी पावर भी देख लेंगे और हीट भी देख लेंगे एक ही बारी में, सब कुछ एक ही बारी में देख लेंगे। ठीक है, तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या क्या होता था वैसे, वी आई होता था, या फिर आई स्क्वायर आर होता था, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर होता था। यही अगर मेरे को हीट या एनर्जी बोलो तो आगे टी 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 लगते थे मेरे, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, इसको क्या बोलते थे, जूल लॉ ऑफ हीटिंग से आया हुआ है अपना, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, हीट एनर्जी आपका एक ही चलने वाले, क्योंकि आप लोग ये कंसिडर करते हो पूरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, और अगर नहीं है तो बिजली के बिल में पूरी पूरी वहां पर ऐसा इस्तेमाल करते, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, और हीट का। ठीक है, अब देखिए ये 236 ओम्स के 3 सीरीज में लगे हुए, आप लोगों को हर एक के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, हर एक के अराउंड करंट बताना है, हर एक के अराउंड आप लोगों को पावर बताना है, और हर एक के अराउंड आप लोगों को एनर्जी या हीट जो भी आपको बताना है, ये मान के चल रहे हैं। टाइम अपन को 10 सेकंड कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, 10 सेकंड के लिए जा रहा है। अब देखिए, आपको अगर इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो मुझे फट से बताइए क्या इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है क्या, तो सीरीज में बटना शुरू होता है, ना इसके अराउंड 12 है ना इसके अराउंड 12 है। ठीक है सर, तो इसके अराउंड करंट हम लोग 12 इज इक्वल टू 2 इंटू आई, वी इज इक्वल टू आई आर का V12 यूज नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ के अराउंड कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग ओवरऑल सर्किट का निकालना शुरू कर लेते हैं। ओवरऑल सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट या आर सीरीज कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे 11 आ रहेगा, रुको हमको चेंज कर दो, 2360 रहता है ना हमेशा, जो 1 देता है अपने को करंट, देखेंगे थोड़ा 12 जो आएगा सो आएगा देते हैं। ठीक है, आर सीरीज हमारा कितना हो रहा है बच्चा लोग यहाँ पे, वो हो रहा है 11 ओम्स। ठीक है, अब हम लोगों को अगर 11 ओम्स हो गए तो पूरा ओवरऑल सर्किट में करंट कितना होने वाला है, तो देखो ओवरऑल सर्किट में 12 है, तो आई की वैल्यू 12/11 एम्पियर हो जाएगी आप लोगों की।
कोई इशू यहाँ तक है? अब देखो, जितना करंट यहां से निकल रहा है उतना ही यहां पे जाएगा, उतना ही यहां पे जाएगा, उतना ही यहां पे जाएगा। तीनों के अक्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा मेरी? 12/11 एम्पियर्स हो गई है। सेम ही है करंट बेटा, सीरीज में तो करंट तो सेम ही आता। तो अगर मैं एमीटर यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं, सब जगह एमीटर की रीडिंग सेम रहने, लेकिन पूरे सर्किट में करंट सेम था। बट अब मेरे से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो देखो ये V की रीडिंग अलग, एक क्या है भाई पापी, हाँ, देखो मेरे ये V की रीडिंग अलग आएगी, ये V की रीडिंग अलग आएगी, ये V की रीडिंग अलग आएगी। ठीक है, पहले मान लो मुझे इस V की रीडिंग निकालनी थी, तो इसका डेटा देखो, मेरे को R की वैल्यू पता है कितनी है, कितनी है 2। मेरे I की वैल्यू कितनी है 12/11। कौन सा फॉर्मूला लगा होगा? V = IR। तो उससे मेरे V की वैल्यू थी, थोड़ी अजीब आ रही है, मैं डेटा अपने मन से लिया था, 24/11 वोल्ट आ रही है। वैसे अब मैंने इसके अराउंड किया, ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 3, I की वैल्यू कितनी है, तो मेरे V की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/11। हाँ बेटा, बट वो ना मेरे पैरेलल में मैं जो दिखाना चाहता हूँ सेम डेटा कैसे कंपैरिजन, वो थोड़ा अलग आ गया होता, बट तू सही बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए अभी ये R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 है, I की वैल्यू कितनी है 12/11, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72/11 वोल्ट, सॉरी। ठीक है, ये सब आ गए अपने तीनों की तीनों वोल्ट मीटर की रीडिंग्स भी। ये तो अब मैंने I और V निकालने की बड़ी मेहनत किया। बट अब अगर मान लो एग्जाम के अंदर आप लोगों को उसने सिर्फ और सिर्फ पार पूछा था, हीट पूछा था, जो भी पूछा था आप लोगों को, तो वहां पे हम लोग V और I इंडिविजुअली पूरा निकाल लेंगे, जो अभी हमने निकाला तो भी चल जाएगा, भी पाप नहीं है उसके अराउंड। बट अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ उसने पावर पूछा है मुझसे कि भाई बता दे पावर कितना लग रहा है तीनों के अराउंड, तो उसके लिए आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, पी के बाद 3 फॉर्मूला है, ठीक है, कोई भी लगा सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं कि यही लगाना है वही लगाना है। ठीक है, फिर यहां के अक्रॉस मुझे आर की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है क्या? नहीं। आई की वैल्यू पता है क्या? कहां पता है? अभी निकालने का मान लो मैं, सॉरी। अब बताओ, यहां के अक्रॉस मुझे आर की वैल्यू पता है ना, बी की पता है ना, आई की पता है। ठीक है, तो मैं तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहा हूं अभी। तो मैंने मेहनत करना शुरू की किसके लिए, या तो आई या तो वी के लिए। तो वी निकाल तो आई तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले मैंने आई निकाला, तो आर सीरीज में था 11, वी था मेरा टोटल ओवरऑल 12, तो आई की वैल्यू होगी 12/11 एम्पियर। अब इसके अराउंड मुझे आई पता है, हाँ, मुझे आर पता है, हाँ, तो मुझे था कौन सा फॉर्मूला पी का यूज कर सकता हूं मैं, I²R। तो इसके अराउंड मेरा पावर कितना हो जाएगा बेटा, I²R के कारण कुछ 12/11 का स्क्वायर इंटू 2, वो जो भी आंसर देगा आप लोग कर लोगे। नहीं सर मुझे तो V²/R ही यूज करना है, तो कोई बात नहीं, आपको इसके अराउंड अभी आई पता चल चुका है, आई कितना है 12/11। अब V निकाल लो, V कुछ 24/11 आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप लोग V² डिवाइडेड बाय R भी करोगे तो एग्जैक्टली सेम ही आंसर आने वाला है। बट डोंट यू थिंक मजदूरी बेवजह की? अरे आगे ना आई और आर फॉर्मूला पता है ना, I²R इस्तेमाल कर लो। वही आई मुझे यहाँ पे पता है कितना है 12/11, आर कितना है 3 है, तो 12/11 बटे मतलब डिवाइड बाय 12/11 का स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पे 12/11 का स्क्वायर इंटू 6। समझा ये चीजें क्या हो जाएगी आप लोगों की? सबके आगे वॉट लगाना पड़ेगा। यही अगर मेरे को हीट पूछा है सब में इंटू 10 अगर 10 सेकंड था, तो यहाँ पे I²R इंटू 10 सेकेंड, यहाँ पे I²R इंटू 10 सेकेंड, यहाँ पे भी I²R इंटू 10 सेकेंड। ये हो जाएगा आप लोगों का? कोई इशू है इसमें किसी को? यस, एक मिनट, हाँ टाइम गिवन रहेगा, जो भी पूछा है आपको बोलेगा कि 10 सेकंड में कितना हीट हो रहा है, 2 मिनट में कितना हीट हो रहा है, टू मच यूज करना माँ मेरी, क्या यूज करेगी 120 सेकंड यूज करेगी। हाँ बोल बेटा। तो पूरा अगर आपको पूछता पूरे डिवाइस पूरे सर्किट में कितना है, तो मैं आर इक्विवेलेंट निकालता, कितना आ रहा था आर इक्विवेलेंट, आई थिंक तो 11 आ रहा था। ठीक है, अब मुझे आर पता है, मुझे वी 12 पता है, सिंपली कहते हैं 12²/11, V²/R। हाँ अगर तूने आई भी निकाल लिया तो, जो मैं निकालते नहीं था वैसे, बट निकाल लिया तो अभी आई लगा देता तो वो भी सेम आ जाता। ठीक है, अब गाइस यही चीज आप लोग पैरेलल में देख रहे हैं, 2 3 6, कितने के अराउंड गया था, 12 के अराउंड गया था अपने, 12 वोल्ट में। अब देखो मुझे तीनों के अक्रॉस
मान लो एक एमीटर लगाया है, ये ए और यहाँ पे भी एक लगा दिया, ये यहाँ पे भी एक लगा दिया, मान लो ये 5 है। इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग सेम रहने वाली है बेटा, कि जितना करंट यहाँ से निकलेगा पूरा का पूरा करंट वापस से यहाँ से आएगा। बट ये 3 की रीडिंग और इसकी रीडिंग सेम नहीं रहेगी। रादर यहाँ पे क्योंकि आर की वैल्यू अलग अलग है तो सबकी रीडिंग्स अलग अलग आने वाली है। चलो करंट तो अलग अलग आते हैं हमें पता है, सब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके अराउंड इसके अराउंड इसके अराउंड सेम रहेगा, जो कि ओवरऑल सर्किट में 12 वोल्ट ही रहने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए मेरे को एक एक के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, मयंक को तो 12 आ चुका है। ठीक है, बज गया 12 तेरे, नींद से निकल रही बेटा तेरी, नींद से निकल रही बेटा तेरी, ध्यान दो। अब इसके अराउंड मुझे करंट निकालना है बेटा। देखिए आर मेरा 2 है, वी मेरा 12 है, तो आई मैं निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा। तो इसकी तो 6 रीडिंग हो जाएगी। वैसे इसके अक्रॉस आर 3 है, वी 12 है, तो आई मेरा 4 एम्पियर आ जाएगा। ये हो गया, वो एम्पियर लिख देना। इसके अक्रॉस आर मेरा 6 है, वी मेरा 12 है, तो आई मेरा 2 आ जाएगा। अब देखो गलती से पूछ लिया होता ओवरऑल करंट बताओ, सुनो सुनो सुनो, ऑब्वियसली तुम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते थे, जो आई थिंक तो 1 आने वाला है, 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को करके शायद से, नॉट रियली श्योर, आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद में V को आई आर लगा सकते थे, या फिर अगर आप चाहो यहां से आगे तो ये 6 + 4 + 2 ओवरऑल करंट के बराबर होगा, जो कि मेरा 12 एम्पियर के बराबर हो रहा है। आप ये चीज भी कर सकते थे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों। ठीक है, यहां तक है बेटा। वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर रेजिस्टर्स, अलग 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 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल वाले का। तो 1/R पैरेलल इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना। उसके बाद छोटे से एक दो क्वेश्चन में बताने वाला हूं अभी आप लोगों को। ये पहले समझ में आ गया आप लोगों को क्या हुआ। अब इसका सॉरी ये मैं तीनों करंट्स को ऐड कर दिया था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों ब्रांचेस में जो ओवरऑल सर्किट में रहने वाला है। देखो वैसे नहीं करना है, अगर जो करना चाहिए तुम्हें, बट अगर वैसे नहीं करना है तो भी तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेगी, वो 1 आ रहा है, तो तेरा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा कि सर ये 1 है, ये मेरा 12 है, तो मेरा I कितना होगा। ठीक है, उससे भी आ जाएगा। कहना पे यहाँ तक है। गाइस मैं न्यू मीटिंग क्रिएट करो, इसके आगे अपन लोग इसमें पावर वगैरह निकालने वाले हैं, तो प्लीज हाँ बेटा, उसके अपन रूल्स पूरे करेंगे अभी के लिए। जो लोग ऑनलाइन है उनको रूल्स में थोड़ा सा शायद से वो मिरर इमेज हो जाता है, क्योंकि तो शायद से इशू हो जाए। जितना जल्दी खत्म कर पाओ बेटा, मैं तो इच्छा हुआ है। फ्री हो गए, घर चलना बस, घर चलना। तो स्पीड शायद से फैन की कम हुई है आज। प्लीज बातें मत कीजिए। और एक देखो, और पेपर चेक करवाने हैं क्या। हाँ हाँ, एक ही कराए ना। तो अभी मैंने XYZ 3 सेट डाले BBM के, वो तीनों सेट करके कल आ जाए मेरे पास। ठीक है ना। गाइस आपको बायो का भी टाइमिंग आया है ग्रुप पे कुछ तो भी। ठीक है ना। तो मैम को पहले अपडेट कर लेना कि मैं आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो दैट वो अकॉर्डिंगली टाइम दे दे आप लोगों को। ऐसा ना हो कि 6 बच्चे आ गए, फिर एक का चेक हो रहा है, फिर दूसरे का हो रहा है, जिसका छठवा हुआ उसको टाइम बेवजह वेस्ट हुआ। ठीक है ना। चलिए गाइस यहाँ पे ध्यान देंगे। अब बेटा मुझे इनके अक्रॉस पावर निकालना है, फाइन। तो इसके अक्रॉस पावर निकालने के लिए मुझे आर तो पता है 2 है, मुझे एक और चीज क्या पता है, आई निकाला था, ये क्वेश्चन राइट है। वी कितना है, 12 है। फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं, V² अपॉन आर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर अपॉन 2। बेटा ये और ये कटता नहीं है, ठीक है ना, हरकत ऐसे नहीं करना। 144 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 72 वॉट। वैसे इसके अक्रॉस भी V² अपॉन आर 144 अपॉन 3 विच इज हाउ मच 38। हाँ ठीक है। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा बेटा, V² अपॉन आर 144 अपॉन 6 आई थिंक 24 वॉट। अब मैंने मेजरली इसे फाइनल आंसर इसलिए लिखा है, मैं कंपेयर करना चाहता हूं आप लोगों को। देख हाँ, ओवरऑल पावर पे फिर तू सिंपली ऐड नहीं करेगी,
फिर ओवरऑल सर्किट का निकाल के फिर करेंगे, वैसे करना। हाँ ठीक है। अब प्लीज 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 ये देखिए बेटा, ये 3 बल्ब थे आप लोग मान के चलिए, ठीक है। एक का रेजिस्टेंस 2 था, एक का 3 था, एक का 6 था। सीरीज में लगाया था तो उन्होंने कितना पावर दिया था मुझे, देखो ये इसने कुछ 12/11 का होल स्क्वायर इंटू 2, 12/11 कुछ 1.1, उसका स्क्वायर 1.2 इंटू 2, 1.2 इंटू 2 2.4 वॉट अप्रोक्सीमेटली दिया था। ये 2 वाले को जब मैंने पैरेलल में लगाया है बेटा, आग फूक दी उसमें 72 वॉट। ये देखो जब मैंने 3 वाले को लगाया था तो वो कुछ था 12/11 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, तो कुछ 3.6 अप्रोक्सीमेटली वॉट। नहीं बेटा मैंने पहले ये 2 वाला बताया था, मैं 3 वाला बताया था, ठीक है। एक सेकंड, यस यस। अब ये देखो ये यहाँ पे ये देखो ये अप्रोक्सीमेट 3.6 वॉट था, यहाँ पे अगेन देखो 38 वॉट, 10 गुना ज्यादा चल रहा है। ये यहाँ पे देखो अगर यही 6 वाला होता तो 12/11 का होल स्क्वायर इंटू 6 अप्रोक्सीमेटली कितना 1.2 इंटू 6 7.2 वॉट्स। यहाँ पे देखो वही पैरेलल के अंदर 24 वॉट्स। तो अगर आप लोग बल्ब को सीरीज में लगाते हो और वही बल्ब के कॉम्बिनेशन को पैरेलल में लगाते हो, वही तीनों वहां पे बातें करो, बल्ब को सीरीज में लगाते हो या बल्ब को पैरेलल में लगाते हो तो क्या होता है, सीरीज में कम ग्लो होता है, पैरेलल में ज्यादा होता है। अब स्कूल के टीचर्स, ट्यूशंस की टीचर मेजरली क्या करते हैं ना, जो मैंने आपके नोट्स में लिखा हुआ है नोट, वो लिख के बस छोड़ देती है, क्योंकि सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो ओवरऑल पावर सप्लाई घट जाता है, जो गलत नहीं है, मैं ये नहीं तो गलत है, बिल्कुल सही है वाला, बट आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो चीज। ये एक एग्जाम्पल, तो आई होप आप लोगों को मैथमेटिकली दिख गया और यहाँ सर सीरीज में हमारे तीनों के इंडिविजुअल पावर्स कम आए थे, पैरेलल में ज्यादा आ रहे हैं। अब जो वो नोट में जो लिखा हुआ है इंग्लिश में उसका मतलब समझाता हूँ। तो क्या हुआ ना, आपने जब सीरीज में लगाया था, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कितना था 11 ओम आया था, फाइन। आपका V कितना था 12 वोल्ट था। अब मुझे पावर चाहिए तो V² अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब 12 इंटू 12 अपॉन 11 हो जाएगा, जो भी आंसर दे रहा है। और यही जब मैंने पैरेलल में लगाया है 2 2 3 6 है, इसका इक्विवेलेंट मेरा 1 ओम आ रहा है, ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट मेरा 1 ओम हो गया है, V तो मेरा 12 ही था, तो पावर देखो V² अपॉन आर मतलब 144 कुछ हो रहा है। कुछ कंपेयर करो ना कौन सा ज्यादा होगा, ये तो कुछ 13 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा मे बी, और ये 144 हो रहा है। तो आप लोगों को जो आपके नोट्स में लास्ट में ब्लैक में दिया हुआ है ना कि अगर मैंने n बल्ब को सीरीज में लगाया, n बल्ब को पैरेलल में लगाया हुआ है, तो कौन ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, तो पैरेलल में ग्लो करेगा। क्यों? कि तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को क्या लगता है, अरे सर रेजिस्टेंस बढ़ गया मेरा तो फायदा होना चाहिए ना, पावर का तो एक फॉर्मूला ये भी है ना, I²R, करेक्ट। बट ये I²R तब यूज होता है जब I कांस्टेंट होता है। उसके इतने डेप्थ में जाओ मत, तुम कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तुमको I²R कब लगाना है, तुम ये चीज सोच लो, कब? जब I और R पता है। V²/R कब लगाना है आप लोगों को? जब V और R पता है। और VI कब लगाना है? जब V और I पता है, ठीक है ना। सर वो सीरीज में ज्यादा ग्लो होगा या पैरेलल में? तो सब पैरेलल में ग्लो होगा। जो आपको ब्लैक नोट बोर्ड में लिखा हुआ रट लो अभी के लिए, जैसे आपके स्कूल और बच्चों ट्यूशन में भी कुछ लगाया हुआ है तो पता होगा। बट अगर तुमको समझ में आया है न्यूमेरिकली तो इट विल हेल्प यू अलॉट। कहीं ना कहीं यहाँ तक है मैंने 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 1/R से किया, वो मेरे को रटा हुआ था, इसलिए मैं डेटा एक्चुअली ये था कि यहाँ पे क्यूट आंसर है, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया लाइफ। I would say yes, it's always better to make a diagram. When I am correcting a paper, if I see a diagram, I understand it from diagram. I don't read your English. ठीक है ना? At least me. I'm not sure. चलिए, guys, अब आगे जा रहे हैं। ये वाला पार्ट प्लीज समझिए। यहाँ पे ना बच्चों लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान दिया दीजिएगा। मेरे पास में खूब सारे रेजिस्टर्स हैं, सबकी वैल्यू है कुछ भी मान लीजिए आर 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 आर, ठीक है, खूब सारे। इनको बेटा अगर मैंने सीरीज में लगाया, सबकी इक्वल है वैल्यूज, ठीक है ना, सीरीज में लगाया तो आर सीरीज यानी इनका सीरीज में वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे वो, एन रेजिस्टर्स थे। और यही अगर मैंने पैरेलल में लगा दिया तो आर पी इज इक्वल टू आर अपॉन एन हो जाएगा। अब सर ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हो आप, ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हो, तो वो समझने के लिए मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपके एनसीईआरटी के। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, प्लीज एक बार पढ़ लीजिए अपने मन में। हाउ मेनी 176
ओम के रेजिस्टर्स आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है, सच दैट एक सर्किट है जिसमें 220 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो उसमें 5 एम्पियर करंट ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम नहीं जाना चाहिए। तो सर देखिए बेसिकली मुझे दिया गया ये कि यहाँ पे कुछ लगाना है मुझे, ठीक है, ये मेरा 220 वोल्ट का है और मेरा करंट कितना बोला गया था, 5 एम्पियर बोला गया था। सर यहाँ का आर निकाल सकता, तो आर इक्विवेलेंट जो आना चाहिए वो आर इक्विवेलेंट वी इक्वल टू आई आर से 44 ओम्स आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरा आर इक्विवेलेंट क्योंकि सब 176 इक्वल आ रहे थे, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ आर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 170 नहीं 44 जो आर इक्विवेलेंट है इज 176 अपॉन एन, इधर उधर किया तो एन की वैल्यू से 176 अपॉन 44 मतलब 4 आ रही है। तो जब 4 आप 176 से पैरेलल में लगाओगे और यहां पे उसे कनेक्ट करोगे इस पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो इतना करंट आने वाला। आप कुछ भी और करोगे तो करंट डिफरेंट हो जाएगा। समझा थी आप लोगों को क्या चल रहा है? ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इक्वल रेजिस्टर्स के लिए। ऑन सिमिलर लाइंस देयर इज अनदर क्वेश्चन, आई थिंक दिस वन 12th क्वेश्चन। देखिए अगर आप लोगों को कभी भी एक डिवाइस का दे दिया गया कि देयर इज अ डिवाइस हुज रेटिंग इज 220 वोल्ट्स पे 5 वाट पे चलूगी, तो इसका मतलब करंट नहीं निकालना, पहले पहले क्या निकालना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल देना, ठीक है ना, उसका आर कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो खूब सारे बल्ब है जो कि 220 वोल्ट पे बोलते हैं मैं 10 वाट पावर दूंगी, तो इससे पहले अपन आर निकाल लेंगे कि आर कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखो पी इज वी स्क्वायर अपॉन आर, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, पी इज वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 10 इज 220 इंटू 220 अपॉन आर, तो इससे आर की वैल्यू 4840 ओम्स आ जाती है। अब देखो बोल रहा है ऐसे कितने बल्ब लगाऊं पैरेलल में, जैसे ऐसे कितने रेजिस्टर्स लगाऊं पैरेलल में, दैट 220 वोल्ट के अक्रॉस अगर मैं लगा रहा हूं तो 5 एम्पियर ही करंट है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था ये एग्जैक्टली वही हो गया, सिर्फ इस बार मेरे जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स थे वो कितने इसके हो रहे हैं बेटा, मेरे 4840 के हो रहे हैं इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। कितने पैरेलल में लगाना है, एन पैरेलल में लगाना है, यही है कंडीशन। तो आर इक्वल 44 है, तो ये 44 बस ये यहाँ पे 4840 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आई थिंक 110 होती है, कटा हुआ है मेरे को थोड़ा, फेयर एनफ है यहाँ तक है, श्योर एनफ। तो ये आप लोगों को सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस, पावर के क्वेश्चंस, थोड़े बहुत हीट के क्वेश्चंस हो गए। ये था अमन राजा क्या हो गया, 110 होना चाहिए बच्चा, 4840 अपॉन 44, 44 इंटू 11 इज 484, अगेन अनदर 0, ठीक है। बढ़ सकते हैं इससे आगे बच्चा लोग, भगवान कसम। अब मैं कुछ बोला था कि ये चीज बतानी रह गई, यही चीज बतानी थी, पावर हो गया, एनर्जी हो गया अपना, हीट हो गया, एनर्जी का बचा थोड़ा सा अपना, बचे हुए आई थिंक आपके क्वेश्चन था बेरेबल सॉल्वेबल रहते हैं, ठीक है। अब प्लीज ये चीज समझिए, बिजली के बिल के ऊपर जब क्वेश्चन आता है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बहुत ईजी है, आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, यस बोलिए, आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। किलोवाट मतलब पावर का यूनिट हो गया है, आर मतलब ऑब्वियसली टाइम का यूनिट हो गया। तो आपको अगर ऐसा यूनिट में भी दिया है उसने कि वॉट में दिया है, सेकंड में दिया, नहीं, हमको काय में कन्वर्ट करना है उसे, किलोवाट एंड आवर में। तो वही देखो बोल दिया है कुछ 2 फैंस है मेरे पास में, ठीक है, उसका पावर इंडिविजुअल का पावर कुछ 50 वॉट है, रोज वो मान लो टाइम मेरा कुछ 4 घंटे चलता है, ठीक है, और मेरे पास में कुछ 4 बल्ब है, उसका पावर कुछ 25 वॉट है, वो कुछ 8 घंटे रोज से चलते हैं। मेरी बिजली का बिल का जो है वो एक यूनिट कुछ 5 रुपए की आती है। तो मंथ ऑफ सितंबर में कितना बिल आएगा, सितंबर का मतलब कितने दिन हो गए, 30 डेज हो चुका है, ठीक है ना। तब देखो आप लोग पहले इसका एनर्जी निकालोगे, एक का निकाल लो फिर अपन 2 कर लेंगे। तो पहले पावर जो 50 वॉट है उसको 0.05 किलो वॉट लिख दू, आपका 4 घंटे जो टाइम है वो इंटू 30 करके 120 आवर्स लिख दू, सर 30 क्यों बेटा, क्योंकि आपका 30 दिन सितंबर में चल रहा है, आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, पावर इंटू टाइम विच इज 0.05 इंटू 120 विच इज 6 किलोवाट आवर। बट ये तो एक फैन की हुई, ऐसे 2 फैन थे तो 12 किलोवाट आवर हो गया आपका, ये फैन का कंजम्पशन हो गया। बल्ब का देखा बेटा अपन लोगों ने, पावर 25 वॉट है, मतलब 25 बड़ा 1000 किलोवाट है, टाइम आप लोगों का 8 घंटे था, दैट इंटू 30 मतलब 240 घंटे चलना है आप लोगों का, ठीक है, 8 तो आपकी एनर्जी हो जाएगी 25 बटे 1000 तो 24 240,
ये इससे कट गया, ये 1 था 4 था, ये 1 था 6 था, ये 6 हो गया आप लोगों की एनर्जी। तो 1 की हुई है, दैट इनटू कितने बल्ब है, 4 है, तो ये 24 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो जाएगी बेटा मेरी, 36 किलोवाट आवर या 36 यूनिट्स। और एक का 5 रुपए था, तो 36 का कुछ 180 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। ये तो मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड भेज दिया आपको डेटा, मैंने ज्यादा दे दिया, ठीक है। बट ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो मैं कितना भी इजी या कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाओ कर सकते हैं। सिंपली क्या याद रखना है, कमर्शियल यूनिट में अगर मांगा है बिजली का बिल बात शुरू हो रही है, तो हमें पहले पावर किलोवाट में करना है, टाइम हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। यस क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी इच्छा, तो कहीं पे भी टू करना, 5 into 3 into 8 into 1000, आखिर में टू कर, या पहले 5 से टू कर ले, या 1000 टू करे, तेरे ऊपर, मैथमेटिकली सब चल जाएगा। अब गाइस, तो व्हाट आवर्स में आंसर आता था, फिर डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा तो बोलते आंसर सही आएगा, बट वैसे आग से मत, क्योंकि गलती करने के चांसेस बढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। जनरली मैथमेटिकली कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब गाइस, ये मेरे साइड से इलेक्ट्रिसिटी के एक बार के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप लोगों के ग्रुप पे मैंने ओसवाल डलवाई है, ठीक है। आप लोगों को कुछ, मुझे लकीली मौली ने कई सारे पेपर्स भेजे थे, वो डाली है। अभी इसने मुझे XYZ सेट दिया है। आप लोगों के पास में टुगेदर विथ है, आपके पास में अगर एसचंद है, वो जो भी बुक है आप जिससे भी सॉल्व कर रहे हो, अमेजिंग बुक है, सब बुक्स अच्छी है। आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ, कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी अगर आ रही है तो आप मुझसे पूछोगे, वो न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो, विल वर्क इट ओवर, ठीक है। अब मतलब मैग्नेटिज्म पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ पूछना है उसे, एक मिनट, पर मैग्नेटिज्म पूरा डिस्कस नहीं कर रहे। मैग्नेटिज्म के कुछ पार्ट्स जैसे क्लॉक फेस रूल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके सिवाय आप लोगों का राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्लॉक फेस रूल मैं बताऊंगा क्या होता है, टेंशन मत ले। हाँ हाँ, वही वही वाला, ठीक है। और एक और चीज उसमें की, वो लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो पार्ट है, उसमें का स्पेशली वो जो सेकंड वाला था, वो की ऑन ऑफ वाला, क्योंकि आई हैव सीन एटलीस्ट 2 और 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने उस कंसेप्ट को ही गलत समझा हुआ है शायद से। थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, बट उससे पहले ये हुसैन, सॉरी, ये पास बना हुआ है, तो मुझे बता सकते हैं ना कि, हाँ बोलते जा, हाँ फाइन, चारों जगह पे लगा दूं क्या, 3 वाला रेक्टेंगल नहीं होता, 3 वाला ट्राइंगल होता है, ये ऐसा वाला तो बोल रहा है, ओके। वेट, इफ यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस, देन पेन पे पेज पे बना के रख, ठीक है, मैं क्लास के बाद में लेता हूँ वाला। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाउ वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म का। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले राइट हैंड थंब रूल समझ लो क्या होता है। बेटा ये वाले रूल में हम लोग फोर्स की बात नहीं करते हैं। एक कोई कंडक्टर होगा, तो जो भी शेप होगा वो है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही होगी, ऑब्वियसली फ्लोइंग करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, उसका डायरेक्शन हमें बताना है। तो कुछ नहीं, ऐसा इमेजिन करना, अब आप लोगों को ऑनलाइन वालों को शायद से मेरा लेफ्ट हैंड लग रहा हो, बट ये राइट हैंड है मेरा, सॉरी, ठीक है। राइट हैंड में हम लोगों ने हमारा क्या पकड़ा है, करंट कैरिंग कंडक्टर। जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हमारा थंब है, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स रैप्ड है उस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। अब प्लीज एक बार के लिए ये चीज देखिए, ये मान लो ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये P है, ये Q है, Q से P जा रहा है, नॉर्थ साउथ की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। मुझे बताओ, अगर मुझे अब यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछा जाए तो मैं कैसे आंसर करूँ। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि इफ आई एम सीइंग फ्रॉम P टू Q, यानी मैं P के ऊपर, देखो यानी ये P है, ये Q ऐसा ऊपर झांक रहा हूँ P के इस पे, तो वो क्लॉकवाइज हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। और यही अगर आपने इतना लिख दिया सही है, बट कोई कोई बच्चे थे जो ऐसा देख रहे हैं, शायद ऐसा नहीं, नहीं यार वो सही आंसर है, कुछ भी नहीं, आपको पूछा जा सकता है, अगर आप लोग फ्रॉम Q टू P देख रहे हो ऐसा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, वो तब वो आप लोगों के लिए क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए ऐसी हरकतें जाते पूछी नहीं जाइए। देखो तुम जैसे इमेजिन करो, देख ये ऐसा है, करंट ऐसा घूम रहा है, देखना अनन्या, थोड़ा बेटा हाथ ऊपर का बेटा, जोर के बोलो, हाँ बस तो हाँ, हाँ अब नीचे देख बेटा, ऐसा ऐसा घूम रहा ना मेरे तो घड़ी, हाँ तेरी घड़ी कैसे घूमती,
अरे यार मेरी घड़ी खराब है क्या? तेरा वो घड़ी घुमा के देखा यार, मिली क्या घड़ी? अरे मिली क्या? तेरा कुछ समझा यार उसको। तू बच्चा ये ऐसे देख रही है अभी। तेरा एक खड़े हो, तेरा नहीं वेदांत खड़े हो, वेदांत उसका हाथ पीछे पलट तू। नहीं 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 नहीं, पलट वेदांत, उसको बस ऐसा हाथ ऐसा रख, वैसा उसके मुंह के ऊपर, हाँ हाँ वो उसका ठीक है। अब सुन, इसका नाम क्या है? उगले उठ, उसको ऐसा था हाथ घुमा, वो जिस डायरेक्शन में था। हाँ हाँ ये देख, हाँ ठीक है। तो नीचे देख रही है, मुझे था क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हो, क्लॉक वाइज है। ऊपर से मत देखना, तो नीचे से देखना, तो ऊपर से देख रही है एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है मेरी माँ। थोड़े ध्यान से नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, पूछ लिया देखो खड़ा करके देख लेना, टेंशन मत ले ठीक है। समझा तेरे को कुछ? ये पूछना पड़ेगा किसी से आजू बाजू वाले से, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज क्या? सही में धनेचा पगली तो तू पैदा हुई थी उसी दिन जब पहले को पहली बार देखा, तब लगा था मुझे, आज भरोसा हो गया बेटा। तो तेरे को समझाता हूँ वापस से बाद में। अब देखो गाइस, यहाँ पे उससे ज्यादा ना अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, ये कुछ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका रेडियस आर बी है, इसका रेडियस आर ए है, दिया गया आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। आपसे पूछा गया है बताओ स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगी, बी पे या ए पे? बी पे। क्यों? डिस्टेंस जब बढ़ता है ना तो स्ट्रेंथ घटना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इसका आंसर बी पे मेरा स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाला है ना। अगर आर ए और आर बी इक्वल है, अगर गलती से है नहीं पर है, तो स्ट्रेंथ इक्वल रहेगा। है ना, यहां तक है। लाइन के ऊपर में तो नहीं रहेगा, ठीक है पॉइंट। आर ए मतलब डिस्टेंस है मेरा, रेडियस जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है इसके लिए। नहीं, यहां पे बोलेगा एज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। लाइन के ऊपर बोलना चाहता है तू, ठीक है, मे भी यहां बना लिया मैंने। यस स्ट्रेंथ, यस वहां पे स्ट्रेंथ सेम रहेगा। वो बोल रहा है 100 क्यू पे स्ट्रेंथ सेम रहेगा, तो यस। ये वैसे आप एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी नहीं, बट ठीक है यस। वहां पे करंट है, वहां पे वो नहीं आएगा। अब गाइस, अब मान लो फोर्स एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में कुछ देख रहे हैं, तो प्लीज पहले एक चीज आप लोग समझ लीजिए। बच्चों को पहले कंफ्यूजन होता है सर, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब लगा है, राइट हैंड कब लगा है, ठीक है। देने चाहते लेफ्ट और राइट में लेफ्ट साइड कर ले। लेफ्ट कौन सा है तेरा? सही बता ही रहा उसमें, तुमको मजाक लग रहा था नेता के हाथ का। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खराब है उसका, हाँ। पी से क्यों नहीं जा रहा है बच्चा? से पी बस तू अगर टॉप व्यू से देख रही है या बॉटम व्यू से देख रही है, उसका डिफरेंस होता है। मैं तुझे वही समझा रहा हूँ बेटा। आई वॉज नेवर इन्वर्टिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई वॉज इन्वर्टिंग योर व्यू। देख, तू पहले लेट के देख रही, लेट के देख रही थी ऐसे, या फिर ऐसे झांक के देख रही थी ऊपर से, वो डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी तू ऊपर से देख रही है या नीचे से देख रही है, समझा मुझे? डोंट वरी, होता देखो स्ट्रेस नहीं आएगा उससे, फाइन। अब प्लीज प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। आप लोगों का लेफ्ट हैंड रूल तब यूज होगा जब करंट रिड्यूस नहीं किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी बैटरी बैटरी के कारण था या जनरेटर के कारण था, और करंट आया है पहले से। राइट हैंड तब आप यूज करोगे जब आपने करंट को इंड्यूस या जनरेट किया है। जनरेट करने के तरीके के बाद में देख ले, ठीक है। अब कुछ चीजें समझ लो आप लोगों का। पहले अपन लेफ्ट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, फादर मदर चाइल्ड, बच्चों को पता होता है, ठीक है ना। एफ इज फॉर फोर्स, एम इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सी इज फॉर करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बड़ा आसान होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उसमें कुछ स्ट्रेस नहीं होता है। करंट का डायरेक्शन वैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है, बट ये लोग भी शान है, डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन देने की जगह कई बार आप लोगों को कोई और वर्डिंग में दे देंगे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बोला ऊपर से नीचे, तो करंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। सर यहां से ठीक है। अब उन्हें प्रोटॉन दे दिया ऊपर से नीचे, जो प्रोटॉन का डायरेक्शन दिया गया है वो ही डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है। अल्फा पार्टिकल He2+ अपने 9th में शायद से देखा था, ठीक है।
शायद से देखा पक्का था, तुमने शायद से देखा था वाली बात है, ठीक है ना। फाइन, तो हीलियम पार्टिकल यानी He2+ भी पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स ही होते हैं। फाइन, अब देखो कई बार वो डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं पूछेगा, वो पूछेगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी पूछ सकता है, या मोशन पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट, तीनों का सेम होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड। अब मैं तुम लोगों को स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट करूंगा, तुम अपनी एक बार आंखें बंद करो, ठीक है, और मैं जो तुमको बोल रहा हूं वो तुम अपना एक एक फिंगर उस साइड में करके अपना हाथ को जैसा आपको फ्रीली मूव करना पड़ेगा वो करो और निकालो, ठीक है। फिर अपन आंसर डिस्कस करेंगे, आंसर शाउट आउट मत करना आपको आ भी गया तो, ठीक है। अपनी आंखें बंद करो, खुद का लेफ्ट खुद का राइट लेना, ठीक है ना। आप लोगों के ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है, ठीक है। करंट मान लो आप लोगों के तरफ आ रहा है, सामने से आपके मुंह के तरफ आ रहा है, तो मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर रहेगा। कुछ लोगों का लेफ्ट आ रहा है, कुछ लोगों का राइट आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। करंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था, तो फादर मदर ये हो गया। चलो मैं ऐसा हो जाता हूँ जैसे तुम नॉर्थ साउथ, ठीक है। मैंने कहा था करंट तुम लोगों के तरफ आ रहा है सामने से, तो ये फादर मदर चाइल्ड, तो तुम्हारा फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया है, राइट डायरेक्शन में हो गया। जिन लोगों का लेफ्ट आया था क्या गलती की था आप लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी दी तो गलत किया है बेटा, ये देख लो तुम लोग प्लीज। चलो अपन 4-5 और करना है, डोंट वरी, क्योंकि पहले से करंट था, इंड्यूस्ड करंट की बात नहीं हुई थी इसके लिए। मोटवानी ध्यान दो बेटा, ठीक है। एक बार अपनी आंखें बंद करके प्लीज सुनो। राइट में नॉर्थ पोल, लेफ्ट में साउथ पोल है, ठीक है। करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में, मत चिल्लो मत चिल्लो, टेक 10 सेकेंड मोर। राइट में नॉर्थ पोल, लेफ्ट में साउथ पोल, करंट कहां से होता मैंने, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मुझे बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अब बताओ। खुद के तरफ फोर्स लग रहा है, देखो कैसे। राइट में नॉर्थ, देखो राइट में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ये हो गया। करंट नीचे से ऊपर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, की लाइन, करंट ऊपर, फोर्स तेरे तरफ, समझा चीज। और देखो एक क्या, नॉर्थ पोल तुम्हारे सामने है, साउथ पोल तुम्हारे पीठ के तरफ है, ठीक है। तो भाई हाथ टूट जाएगा, रुक जाओ। नॉर्थ पोल लेफ्ट में है, साउथ पोल राइट में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बीम, सुन लो, एक इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से आगे आ रही है, तब बाद में इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से अगर आगे आ रही है तो करंट कहां से आ रहा है, आगे से पीछे, तो बताओ फोर्स किधर लग रहा होगा। बेटा टूट, बेटा एक को बुलाना, तेरा हाथ बेटा खेलती हूँ। देखो आपस से, आपके लेफ्ट में नॉर्थ पोल है, राइट साइड में साउथ पोल है, ठीक है। जैसे नॉर्थ और साउथ, देखो लेफ्ट में नॉर्थ है, राइट में साउथ है, तो ये हो गया। क्या कर रहा हूँ, अभी अभी लेफ्ट में था नॉर्थ, मैंने गाइस गाइस आई एम नॉट श्योर मेरा क्वेश्चन क्या था, अभी सुन लो। लेफ्ट में नॉर्थ है, राइट में साउथ है, इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से आगे आ रही थी, तो करंट आगे से पीछे जा रहा होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो रहा है, समझा ये चीज। अब एक सेकंड, इजी हो गया, ऐसा क्यों की तूने, तो इतना इजी हो रहा है, तो बेटा हाथ देख उसका, तूने ऐसा क्यों बैठी, एक तो तू वो है ना कौन नमक वाला, वैसा नहीं करना है सॉल्ट में, सिंपल हो रहा है तो। अब गाइस एक शांत शांत शांत, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड, ठीक है ना बेटा। वो तुमको अगर फ्लैट पेज जैसा दिया हुआ है तो रहेगा, तुमको उसका मैं बताता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड रहेगा, आउट ऑफ द पेज भी अपवर्ड वाले को आउट ऑफ द पेज ही बोले क्या, इनसाइड डाउन वाले को डाउन कहते हैं इनसाइड द पेज, ठीक है। अब एक सेकंड गाइस,
ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ठीक है। मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, हीलियम पार्टिकल, क्या अल्फा पार्टिकल पीठ से आगे की तरफ आ रहा है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, पॉजिटिव चार्ज पीठ से आगे आ रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा होगा, लेफ्ट में लग रहा होगा ना। तुम लोग अभी भी कैसे गलती कर रहे हो यार। ये देखो, ये हाथ है मेरा, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे गई, ठीक है, करंट पीछे से आगे आया, लेफ्ट हो रहा है ना यार। इधर इधर नहीं, अरे हाँ ना, नहीं नहीं, मेरे को तो देखना है क्या करे तू। गाइस शांत शांत शांत, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ कर, हाँ, करंट पीछे से आगे आ रहा है कर, तो बट तेरे ये चेंज चाहिए ना, हाँ ये देख अभी हुआ। यार ऐसा रखना, अब तेरे को आदत ऐसी करने की है, फिर ये ऐसी तो हो रहा था। हाँ समझा। और कौन था भाई, हाँ तुम्हारी क्या गलती हो रही है। और जसप्रीत बुमराह कौन था अपना क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह ऐसा नहीं डालता बेटा, और राइट हैंडेड बॉलर है वो। बहुत बढ़िया, नहीं एक और कर लो प्लीज। किसकी बेटा उम्र हो गई बेटा, हाँ भाई एक और क्वेश्चन कर लो प्लीज। एक चेंबर में आप बैठे हो, आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल है, राइट साइड में साउथ पोल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की बीम ऊपर से नीचे जा रही है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। बेटा फोर्स का डायरेक्शन मेरी तरफ कहां से आया तेरा, जब थंब ऊपर है तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर रहेगा ना। बहन मेरी सुन, ये तो चिट भी नहीं मानी जाएगी, एफ फादर मदर चाइल्ड लिखे हैं तूने। हाँ बहुत ही बढ़िया। बेटा देखो, लेफ्ट में नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, करंट क्या था, इलेक्ट्रॉन की बीम कहां से थी, कहां पे, करंट की बीम ऊपर से नीचे अगर थी, इलेक्ट्रॉन की बीम ऊपर से नीचे थी, क्या थी, ये ऐसी थी, तो ये अवे फ्रॉम अस जाने वाला है। समझा गाइस, ये समझा भी क्या हो रहा है गाइस, पक्का से। नेक्स्ट, अगर मान लो यहाँ पे अभी भी कुछ डाउट्स आ रहे होगे, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, आई वुड से रैंडमली खुद से सिचुएशन बनाओ, आंसर निकालो एक दो का, अब मुझे सिचुएशन भेज दो, सर ये है लेफ्ट साइड ही हो रहा है, राइट से हो रहा है, तो बताओ ये फोर्स का डायरेक्शन ये सही होगा, खत्म। हाँ लूली बोल। अच्छा बाय द वे, अच्छा हुआ तेरा पैर ही टूटा था बेटा, अगर तेरा लेफ्ट हैंड टूट गया होता तो एग्जाम में लिखना पड़ता, कैसे करूँ सर मैं, है ना। हाँ करंट, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट रहने वाला है, ठीक है ना। एक सेशन में हाफ एन आवर में कॉल करूँ, हाँ हाँ आधी घंटे में कॉल करूँ। भाई शांत, यहाँ तक है ठीक है बेटा, भाई ठीक है क्या लूली। अब गाइस यही चीज आप लोग राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, इट विल गेट अ लिटिल सिंपलर फॉर यू, ठीक है। अगर आपको ये पता हो कि ये क्या है तो एफ फॉर फादर, एफ फॉर, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट, ध्यान रखना बेटा। हाँ प्लीज सॉरी, हम रूल नहीं है पहली बात है, राइट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। हाँ मैं बोल रहा हूं फोर्स या मोशन या डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस, मैंने से नाइन से पढ़ा था ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, नहीं तुम डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है क्या। अब गाइस यही आप लोगों को राइट हैंड के समय पे राइट हैंड यूज कब करना है वो समझ लो, कब यूज करना है, जब आपका कुछ इंड्यूस्ड करंट की बात आ गई हो तब आप ये यूज करोगे, है ना। इंड्यूस्ड करंट की बात कैसे आ जाएगी कि मान लो कहते हैं लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल है, राइट साइड में साउथ पोल है, एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऊपर से नीचे है, देखो फादर मदर चाइल्ड ये ऐसा है, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, या डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा होगा, तो बेटा वो अवे फ्रॉम अस हो रहा होगा,
कुछ भले डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन रहा है, बट इंड्यूस्ड करंट के समय की बात आ गई है, तो क्या हो जाएगा था हम लोग को राइट हैंड, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। अगर तुमको बहुत ही सिंपल बनाना चाहता है तो वो ये बोलेगा कि मोशन या फोर्स का डायरेक्शन ये था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, तो बताओ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है। तो वो जैसे इंड्यूस्ड करंट हिंट मिल गया वहां पे है, तो तुम राइट हैंड रूल ही यूज करोगे। प्रोड्यूस्ड तो मेरे को लगता नहीं है सही वर्ड होना, सही है ना, क्यूट वर्ड होना चाहिए, बट इंड्यूस्ड ही वर्ड आएगा। अब देखिए आप लोगों को एक मैं दे रहा हूं, हाँ नहीं जरूरी नहीं है, मैं तो वही क्वेश्चन था। अब ट्राई करो बेटा वाला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन बीम थी, ठीक है, जो मेरे पीछे से आगे जा रही थी, उसको फोर्स राइट साइड में लगना शुरू हुआ, उसको फोर्स राइट हैंड साइड में लगना शुरू हुआ। हाँ टूट गया हाथ तेरा, ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन बीम थी, पीछे से आगे जा रही थी, उसको फोर्स राइट हैंड साइड में लगना शुरू हुआ। बताओ नॉर्थ पोल किधर, साउथ पोल किधर। अब रुको, पहले पहले मुझे बताओ राइट हैंड रूल है या लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल है बेताड़ो। यहां पे इंड्यूस्ड करंट की बात ही नहीं किया ना मैंने, इलेक्ट्रॉन पहले से था ना। मैंने बोला क्या, द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन या द करंट इंड्यूस्ड का कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होना यार। अभी भी लेफ्ट हैंड पे स्टक है अपन लोग। अब देखो इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे आ रहा था, तो करंट तो ये हो गया, फादर मदर चाइल्ड, करंट ये हो गया। उसको फोर्स राइट साइड में लग रहा था, तो मेरा नॉर्थ पोल किधर हुआ, ऊपर। साउथ पोल का हुआ नीचे। समझा ये चीज आप लोगों को। तो क्रिश आई होप आई एम आंसर्ड योर, कि सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन पूछना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या था, इसको फोर्स राइट साइड में लगा था, इसी जगह मैं बोलता था it started displacing on the right hand side. It means one and the same thing कि फोर्स राइट हैंड साइड में लगना शुरू हुआ था। fair enough है। अब तुम खुद डिसाइड करोगे पहले कि तुम्हारा राइट हैंड रूल है लेफ्ट हैंड रूल। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुमको पता चल गई होगी। मेरा फोर्स राइट से लेफ्ट था, तो इंड्यूस्ड करंट, हाँ पलटा हाथ, गुड। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, फोर्स राइट से लेफ्ट, तो आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द पर्सन। तो देखो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स राइट से लेफ्ट, तो करंट का डायरेक्शन इंड्यूस्ड टुवर्ड वन सेल्फ। समझ में आ रहा है, राइट राइट यूज करना है, राइट यूज करना है। समझ में आ रहा है बेटा, श्योर। देख इंड्यूस करंट क्लियरली बोला था मैंने, तो राइट यूज करना है, ठीक है। तो पहले देख ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ था, आई थिंक, ठीक है ना, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ था ना, हाँ। करंट अरे फोर्स मेरा राइट से लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में लग रहा है, तो राइट से लेफ्ट क्यों सोचता है, तो लेफ्ट में लग रहा है सोचता बस, ये लग रहा है, तो करंट किधर आ रहा होगा, ठीक है। देखो नॉट द बेस्ट ऑफ द थिंग, नहीं चाहा ना, तो डिसाइड अपने, तुमको पता हो तुम्हारा सेट वाला कौन सा है, वो ये करे कुछ, उससे एग्जामिनर नहीं रोक सकता उसको। पूछेगा क्या कर रहा है, एग्जामिनर को पता होता है ये कोई रूल्स होते हैं। तो जब इतना बोल देना, जब भी तू सॉल्व करेगा रुक जाना करते, देख रहा। आई होप तुमको जरूरत ना पड़े, तुम वो हो जो पूरे गाँव में पता हो सही वाला आंसर। क्रिश आराम हो, ठीक है। बट तो जो सिंपली बता रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ती है, आते भी बहुत रेयरली है, बट आ गया तो तुम लोग इसमें कर सकते हो, करना मत बस, ठीक है। ये हो गया। अब बेटा वो जो लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो एक बार देख लो 2 मिनट के अंदर। तुम्हारा एक कुछ तो भी होलो पाइप बोलो, सॉलिड पाइप बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नॉन कंडक्टिंग पाइप है, कुछ कार्डबोर्ड का बना हुआ है, उसके अंदर खूब सारे टर्न्स वाला एक कॉइल क्या है, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी है, की लगा दी बेटा यहाँ पे मैंने, ठीक है। चांद यहाँ पे कंपेरेटिवली कम टर्न वाला, इसे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैटरी की में कुछ है ही नहीं, कोई करंट यहाँ पे ब्लू वाले में बह ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, पहले 0 करंट था, एकदम से करंट आया, मे भी 5 एम्पीयर का करंट आया। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी नहीं, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आना शुरू हुई।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी आ गई, इसके अराउंड पहले कुछ नहीं था, अब एकदम से आया, तो कुछ चेंज हुआ, वो चेंज होने में, कुछ ट्रांजिशन होने में समय लगा। तो जिस समय तक ये चेंजेस हो रहे थे उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तब तक करंट इंड्यूस हुआ। क्यों हुआ? कि चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। कुछ समय बाद, यानी माइक्रो मिली, उसका भी छोटू बेबी सेकेंड्स बाद, यहाँ पे ये ब्लू वाली जो लाइन है मैंने बनाई है, ये कांस्टेंट हो गई, ये जैसी कांस्टेंट हो गई, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न चेंज होना बंद हो गया। पैटर्न चेंज होना बंद हो गया तो करंट इंड्यूस होना भी। मैंने अब इसको उड़ा दिया, ठीक है ना। जैसे मैं ऑफ करूंगा तो ये मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने बनाई है वो गायब होना शुरू होगी। पहले कुछ थी, वहां से जीरो होना शुरू हुई, जैसे जीरो होना शुरू हुई मतलब वापस से पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ। जब पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ, इसके अराउंड पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ, तो वापस से करंट इंड्यूस हुआ। दो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ, वो ठीक है। मोमेंटरी इंडक्शन हुआ, अपोजिट डायरेक्शन हुआ, बट जैसे फुल्ली अब इसके आगे जीरो ही है और वापस चेंज नहीं हो रहा है, तो इंडक्शन मेरा खत्म हो गया। यहाँ पे मैग्नेट मूव कर ही नहीं रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहा हूँ। इसके सिवाय मैं एक और तरीका कर सकता था, क्या? यहाँ पे मैंने वेरिएबल रियोस्टाट, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टाट लगा दिया। रेगुलेटर को कम ज्यादा कर रहा हूँ, मैंने एकदम ज्यादा कर दिया, करंट ज्यादा आ रहा है, करंट ज्यादा है तो एकदम से पैटर्न में और पास में भीड़ बढ़ गई, चेंज होना शुरू हुआ। मैंने कम किया, भीड़ कम होना शुरू हो गई, पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ। कम ज्यादा के थ्रू भी मैं करंट इंड्यूस कर सकता था। तो करंट इंडक्शन क्यों होता है आपको समझा। अब इसके सिवाय एक लास्ट पार्ट आप लोगों को, ये जो था कॉइल वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे अगर मैं नॉर्थ पोल अंदर ले जा रहा हूं तो बता इस डायरेक्शन में करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। जिन लोगों को क्लॉकवाइज रूल नहीं समझता है वो ये चीज याद रख लेंगे, नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? तो नॉर्थ पोल अंदर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, वही अगर नॉर्थ पोल बाहर आ रहा है तो, नॉर्थ पोल अंदर गया तो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर गया तो। अब यही अगर मान लो मेरा साउथ पोल अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, बाहर निकल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज रूल इज एक्चुअली अ वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। कैसे सर? ये कोई एस है, यहां से धनेचा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है बच्चा, पक्का? और बेटा ये समझा, ये उस तरीके रटने का तरीका रहता है। तो यू ये क्लॉकवाइज रूल है। तो अगर साउथ पोल है तो देखिए साउथ, ये ऐसा दिख रहा है तो करंट ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है मान के चल तू। तो साउथ पोल अगर अंदर ले गया तो क्लॉकवाइज, बाहर ले गया तो उसका अपोजिट, और उसी का अपोजिट नॉर्थ पोल अंदर ले गया और उसका अगेन अपोजिट, वो कर लिया तो ठीक है ना। नहीं कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पूछा जाएगा कि अगर नॉर्थ पोल अंदर ले गया तो बताइए यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन हो रहा है। और अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, सुन लो अगर मीट कोई बताए, लोगों ने रीज्वाइन करना चाहिए, मां निकम्मे बच्चे भी मेरे। एक जा देख ले, अगर यहाँ पे साउथ पोल अंदर लेके गया हूं, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में होगा? ये कौन सा बन जाएगा? ये साउथ पोल बन जाएगा था, और ये क्या बन जाएगा तेरा? यही साउथ पोल को अगर मैं, ये वाले साउथ पोल को मैं वापस लेके जा रहा था तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये नॉर्थ पोल बिहेव करेगा और ये साउथ पोल बिहेव करेगा। तो देख बार ऑनलाइन में जो बच्चा है जितने, हाँ 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 हाँ, इट वॉज मूव टूवर्ड्स या इट वॉज मूव अवे, जो भी, ठीक है ना। क्या थक गई? गुड। प्लीज प्लीज 2 मिनट हो जाओ, खत्म ही हो गया सेशन, 2 मिनट हो जाइए बस। हाँ 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 हाँ, नहीं ध्यान। मैं उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को, वो 5 इसमें काटा है वाला। गाइस एक बार ध्यान दो, एक और क्वेश्चन मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बताना है, प्लीज ध्यान दीजिए। जो ऑनलाइन में बच्चे तो एक बार ये समझ लो, देखो अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल अंदर ले जा रहा हूं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज होने वाला है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया, और क्लॉकवाइज होता है मतलब ये साउथ पोल हो गया अपने आप। बट अगर मैं नॉर्थ पोल को वापस से लेके जा रहा हूँ ना, इसको पीछे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा मतलब ये साउथ पोल, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब ये नॉर्थ पोल। ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट रीजनिंग आप लोगों को पूछेगा नहीं, क्लॉकवाइज रूल करें पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे मेरे साइड से मैग्नेटिज्म इम्बैलेंस खत्म होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
एक वायर है, ठीक है, उसका कुछ लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, उस वायर को 5 इक्वल पार्ट में मैंने कट किया है और उसको मैंने पैरेलल में लगा दिया है। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, मुझे पूछा गया है कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है तो ओरिजिनल इस टू इसका रेशियो क्या होगा। तो देखो पहले ओरिजिनल का रेशियो तो आर है, ओरिजिनल का तो वैल्यू आर है, अब वो 5 इक्वल पार्ट में बांटा है तो सबकी r/5 होगी 1 2 3 4 5, तब ये r/5 हो चुकी है। जिसको पता है फॉर्मूला r/n यूज कर सकते हैं, वो फट से हो जाएगा r/5 डिवाइड बाय 5, मतलब r/25 वाला बता देंगे। जिसको नहीं आता है तो 1/rp 1/r1 + 1/r2 करेंगे, तो 1/rp 1/r/5 + 1/r/5 + 1/r5 + 1/r5 + 1/r5, तब 5 ऊपर जाएंगे तो 5/r + 5/r + 5/r + 5/r + 5/r, मतलब 25/r, फिर पलटाऊंगा तो r/25 तब भी आएगा। ये पता हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये आप लोगों का नया रेजिस्टेंस आया है r डैश, आपको उसने r/r' की वैल्यू पूछी है, तो r डिवाइड बाय r' इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय 1/r' विच इज 1/r/25, तो आंसर हो जाएगा 25:1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आप लोगों का। इसके सिवाय आपको आई थिंक एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वगैरह कुछ पावर के ऊपर, तो क्वेश्चन अच्छा है इसका, नहीं थर्ड नहीं फोर्थ वाला हीट के ऊपर है। दो कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, अगर सेम मटेरियल बोले तो क्या सेम हो गया उनका, रेजिस्टिविटी सेम हो गया, ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, इक्वल डायमीटर मतलब एरिया सेम हो गया, रो सेम, एल सेम, ए सेम, मतलब दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, उनको पहले सीरीज में लगाया गया, तो इनको पैरेलल में लगाया गया। आपको दोनों में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका रेशियो बताना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में मैंने सेम दिया है तो। बेसिकली कंडीशन समझ लो क्या हो रहा है, ये आर एन आर को मैंने वी के अक्रॉस कनेक्ट किया है और ये आर एन आर को भी मैंने वी के अक्रॉस कनेक्ट किया है, दोनों के हीट में की वैल्यू निकालनी है। मैंने इक्विवेलेंट निकाल दिया इसका, तो क्या बन जाएगा सर, ये तो 2r हो जाएगा, ये मेरा v रहेगा, ठीक है, और टाइम t है मेरा, तो h इज इक्वल टू I2RT कर सकता था, मुझे v और r पता है और t पता है, तो मैंने क्या किया v²/r/t, ये h1 हो गया। यहाँ पे h2 के लिए अगेन मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना पड़ गया, ये r/2 हो गया मेरा, ये बच्चा लोग मेरा v हो गया, h2 इज इक्वल टू v²/r/t, मतलब 2v²/r इंटू t हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकालोगे h1/h2, तो आई थिंक आपका आंसर 1:4 आ रहा है। समझा ये चीज गाइस, कोई इशू है इस चीज में? श्योर आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, नहीं भी आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग ना बेसिक लेवल से क्वेश्चन करना शुरू करो एनसीईआरटी। ये जब एनसीईआरटी के आप आखिरी में बैक क्वेश्चन पहुंचोगे, आएंगे इश्यूज, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। वी स्टिल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइडेड यू आर ओनली स्टडिंग, else you have zero time if you're not studying, up to you guys, ठीक है। tomorrow 8 AM we are going to do कार्बन का एक क्विक रिविजन, जिसमें मैं क्विक नॉमेनक्लेचर के ऊपर रिविजन कराऊंगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कराऊंगा, वैसे वो ठीक है। ओ क्या हो गया था, हाँ नहीं ठीक है। इसके सिवाय हम लोग बहुत बेसिक सी चीजें जो है कार्बन की आइसोमर्स थोड़े से देख लेंगे, एंड कुछ लगता है था वो, उसके बाद में अपन लोग पीरियोडिक टेबल का क्विक रिवीजन में एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रिंसिपल्स एंड स्पेशली ट्रेंड्स और उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, आई थिंक आर्या यू वांटेड दैट, यस वो वाला पार्ट करेंगे कल अपन लोग। यू कैन एक्सपेक्ट द क्लास टू गो फ्रॉम 8 AM to 10 AM, आई थिंक इट शुड एंड बाय 9:30, बट आप उतना कर सकते हो। मैं 10 बजे के आसपास यहां से निकल जाऊंगा, इररिस्पेक्टिव मेरी क्लास खत्म हो नहीं हो, क्योंकि मेरा 10:30 तक यहाँ पे क्लास है, ठीक है। चलिए बाय गाइस। हाँ बेटा बोलो।